गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। श्री राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल एसआर टेक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे थे वो डीसी मशीन लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक उठाया था डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में हम लोगों ने करीबन 7 क्लास ले लिए। आज डीसी जनरेटर का 8वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग कंपाउंड जनरेटर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर का फर्स्ट लेक्चर जो हम लोगों ने दिया था वो शॉर्ट शंट कंपाउंड से रिलेटेड दिया था। आज हम उसी का ही दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, कंपाउंड जनरेटर का लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट दो प्रकार के कंपाउंड जनरेटर होते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, जनरेटर। तो दोस्तों, हम लोग जो दूसरा टॉपिक उठाने वाले हैं आज लोग कंपाउंड का, वह है लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट क्या होता है, शॉर्ट शंट क्या होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि शंट वाइंडिंग यदि आर्मेचर के साथ डायरेक्टली समांतर में जुड़ी रहती है, एक शॉर्ट तरीके से जुड़ी रहती है, तो उसे कहते हैं शॉर्ट शंट। हम लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन की कोई बात नहीं की थी। शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बाकी का डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें वैसी हैं, उनके जो फॉर्मूलेज हैं लगभग वैसे ही है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क क्या है, वो फ़र्क है सीरीज वाइंडिंग कहाँ जोड़ी गई है, उसके आधार पर हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करते थे, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। तो सीरीज वाइंडिंग यहाँ पर कहाँ जोड़ी जाती है? आर्मेचर के साथ जोड़ी जाती है। कैसे जोड़ी जाती है उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के सामने। दूसरे जनरेटर की अगर बात करें, हम लोग दूसरे जनरेटर की अगर बात करें तो उसे कहते हैं दोस्तों लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर की अगर बात करें, शॉर्ट शंट आप लोगों ने पढ़ा, दूसरा है हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होता है, जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसको आर्मेचर के साथ डायरेक्टली सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। कैसे? इस तरीके से। दोस्तों, ये हो गया हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। क्या हो गया? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पर जो करंट्स आर्मेचर पर होगी वही करंट सीरीज वाइंडिंग के अंदर जाती है, वही करंट सीरीज वाइंडिंग के अंदर जाती है। यहाँ पर आर्मेचर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो है आर ए, सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस है वही आर एस सी, जो हम लोग पीछे पढ़ते हुए आ रहे। शंट पर जो रेजिस्टेंस है वही आर एस एच। आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जब आर्मेचर रोटेट होगा तो आर्मेचर के अंदर एक ईजी डेवलप होगा, मतलब कि एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, और वोल्टेज उत्पन्न होने पर यहाँ पर एक धारा भी डेवलप होगी। वही धारा इस सीरीज वाइंडिंग तक पहुँचेगी। सीरीज वाइंडिंग तक जब पहुँचेगी तो उसी धारा को नाम दे देंगे हम ISE, मतलब कि सीरीज की करंट। और आर्मेचर में था तो उसे कहते थे हम लोग आर्मेचर करंट। अब जब आर्मेचर में IA डेवलप हुआ तो वही करंट कहाँ पहुंची? सीरीज में। और वही करंट ऊपर जाएगी तो इस नोड बिंदु पर पहुंचेगी। नोड बिंदु किसे कहते हैं? नोड मतलब जंक्शन, जहां पर दो से अधिक ब्रांचें आके मिलती हैं उसे कहते हैं नोड। अब आपको पता है, जो मान के चलो यहाँ से IA धारा उत्पन्न हुई, वही धारा सीरीज पर पहुंची और आगे जाके दो मार्गों में डिवाइड होगी। कुछ धारा शंट वाइंडिंग पर पहुंच गई है जिसे ISH कह सकते हैं, और कुछ धारा हमारी कहाँ गई है? लोड पर, जिसे IL कहते हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि आर्मेचर पर जो धारा है वो दो जगह डिवाइड हो गई है, एक तो शंट पर, और बाकी की जो बची हुई है वो कहाँ मिल गई है? लोड पर। ध्यान रखना, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि IA जो डेवलप होगा, IA जो डेवलप होगा वही आर्मेचर करंट ISC होगा।
कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आर्मेचर पर और सीरीज पर धारा का मान क्या रहेगा, बराबर। दोस्तों आर्मेचर पर जितनी धारा डेवलप होगी वही सीरीज पे जाएगी, लेकिन जब शॉर्ट शंट की बात कर रहे थे हम लोग तब यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट थी, तो सीरीज में लोड धारा के बराबर धारा जा रही थी। मतलब उसमें जो पिछला हम लोगों ने जनरेटर पढ़ा था शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, वहाँ पर ये सीरीज वाइंडिंग यहाँ पर नहीं थी आर्मेचर के साथ, यहाँ पर कनेक्ट कर रखी थी हमने लोड के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ लॉन्ग शंट क्यों बोल रहे हैं इसे लॉन्ग शंट इसलिए बोल रहे हैं कि शंट वाइंडिंग को जो धारा मिल रही है वो पहले सीरीज में जा रही है, देन उसके बाद हमारी किस में जा रही है, शंट वाइंडिंग में जा रही है। अर्थात एक लंबा प्रोसेस तय करने के कारण, एक लंबी दूरी तय करने के कारण इसका नाम रखा गया लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। क्या कहा गया दोस्तों, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से? तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कि यही धारा, कौन सी धारा, ये सीरीज धारा आगे जाके दो मार्गों में डिवाइड होगी। अर्थात यहाँ से जाने वाली धारा इस पॉइंट पर कुछ धारा इधर, कुछ धारा इधर। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इन दोनों धाराओं को जोड़ दूँ तो किसके बराबर होगी, ISC, क्योंकि गई यहाँ से ये। सपोज कर लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाह रहा हूँ। यहाँ से पीछे से आई 20 एम्पियर की करंट, 20 में से 2 एम्पियर इधर गई, तो बाकी की लोड पर जाएगी कितनी, 18 एम्पियर। तो मैं जब कभी मुझे ऐसा पता लग जाए कि इधर 18 एम्पियर जा रही है, इधर 2 एम्पियर जा रही है, और तो यहाँ पे पता कर सकता हूँ 18 + 2। तो कैसे निकालेंगे, IL + ISH, ऐसे ही निकालोगे। लेकिन एक समस्या और है दोस्तों। क्या समस्या है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, हमारे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ना तो हमें IA दे रखा होता है, ना हमें ISH दे रखा होता है, ना हमें ISH दे रखा होता है, ना ही हमें ISC दे रखा होता है। मतलब इस ब्रांच में भी धारा नहीं दे रखी होती है और इस ब्रांच में भी धारा नहीं दे रखी होती है, सिर्फ लोड पर धारा दे रखी होती है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे हम लोग धारा यहाँ पर? ऐसी सिचुएशन में आप लोग ISH निकालना होगा आप लोगों को, और वो कैसे निकालोगे ये देखिए। ISH निकालने का सूत्र क्या होगा दोस्तों, ISH निकालने का तरीका ये हो सकता है कि मैं ISC में से IL घटा दूं, लेकिन मुझे ISC भी पता नहीं है, तब क्या करोगे, सिर्फ IL पता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आप लोगों को VL भी दे रखा है, दे रखा होगा 100%, और नहीं दे रखा है तो इस ब्रांच में वोल्टेज दे रखा होगा। तो आपको पता है दोस्तों ये तीनों ब्रांच है, ये ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच, तीनों ही ब्रांचें एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। किस क्रम में जुड़ी हुई है, किस क्रम में जुड़ी हुई है, समांतर क्रम में। समझ रहे हैं मेरी बात? सबके हाथ में पेन कॉफी होनी चाहिए, और साथ के साथ नोट्स भी बनाते हुए चलें अपने। समझ रहे हैं? ताकि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। कुछ समझ में आ रही है बात? हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो ISH क्या होगा। ISH की अगर बात की जाए, जिसे हम कहते हैं शंट करंट, शंट करंट वो कितना होगा, शंट करंट की अगर बात की जाए तो शंट करंट कैसे निकालोगे, I बराबर होता है V/R, I बराबर होता है V/R। क्या होता है दोस्तों, V/R। कहां पर वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज कितना है, VL, यहां पर भी उतना ही रहेगा, यहां पर भी उतना ही रहेगा वोल्टेज। तो आपको कैसे पता लगा ये चीज, क्योंकि देखो डेवलप कहां से हुआ, इजी उत्पन्न हुआ यहां से। तो आर्मेचर पर कुछ वोल्टेज खर्च हो गया, कुछ वोल्टेज सीरीज पे खर्च हो गया, बाकी का जो बचा है वो VL मिल जाएगा। तो कितना खर्च हुआ है आर्मेचर पर वो बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। आर्मेचर पर खर्च क्या, वोल्टेज कितना खर्च होगा बताइए। आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज
सबको पता है आई ए इंटू आर ए, बहुत बार पढ़ा दिया, आई ए इंटू आर ए। मैंने कहीं पर भी खर्च वोल्टेज का मान निकालना चाह रहे हो तो वहां पर धारा और रेजिस्टेंस को गुणा कर दो। चलो ठीक है, आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज निकाल लिया। और कहाँ खर्च होगा? इसके सीरीज में। तो बोला सीरीज में, श्रेणी में खर्च वोल्टेज कितना होगा बताइए? आई एस सी इंटू आर एस सी होगा या नहीं होगा? कहने का मतलब ईजी जो उत्पन्न हुआ उसमें से सबसे पहले आर्मेचर पर रेजिस्टेंस है तो वहाँ खर्च हुआ, फिर यहाँ खर्च हुआ, उसके बाद जितना वोल्टेज बचा वो कहाँ मिल गया हमें? लोड पर। और वही वोल्टेज हमें कहाँ मिलेगा? इस शंट वाइंडिंग पर। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल में बात करूं, एक रेजिस्टेंस है ये, एक रेजिस्टेंस है ये, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा रखा, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, यहाँ पर मान के चलो 100 वोल्टेज लगाया मैंने। एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, 100 में से 20 वोल्टेज यहाँ खर्च हुआ, 20 वोल्टेज 10 वोल्टेज यहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हो गया? 30। अब बचा कितना? 70। तो 70 ही यहाँ होगा और 70 ही यहाँ होगा। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं समांतर क्रम में, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है कि सर है फर्क इसमें, ऐसे है। देखो मैंने इस है तो बीच में ही जुड़े हैं, मैं इसको यहाँ पे भी बना सकता था, बात तो एक ही है। इसमें और इसमें वास्तविकता में देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। मैंने इस बीच वाली ब्रांच को क्या किया? बाहर निकाल दिया इस तरह से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखो ईजी उत्पन्न हुआ, ईजी में से आई ए आर ए यहाँ खर्च हो गया। ये मान के चलो, सपोज कर लो ये क्या था? ईजी। ये क्या था? आई ए आर ए। ये क्या था? आई एस सी आर एस सी। समझ में आई बात? अब ये क्या था? एक जगह बी एल मिल गया हमें, और ये क्या है? आर एस एच है, जिस पर वोल्टेज 70 ही मिलेगा। ध्यान रखना समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है। अब तो कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जितना वोल्टेज है उतना यहाँ पर वोल्टेज है, तो वोल्टेज में रेजिस्टेंस का भाग दे दो, क्या निकल आएगी? यहाँ पर करंट। और करंट निकल आई तो ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई, आई एस एच को आई एल के साथ जोड़ दो, ये करंट आ जाएगी, क्या नहीं? अब मुझे ये बताइए आप लोग क्या बताओगे? बताओ क्या बताओगे कि उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? ईजी सपोज कर लो, ईजी क्या होगा? देखो ईजी क्या है? ये 100। तो कहाँ कहाँ खर्च हुआ है? मान के चलो मिला 70, 10 यहाँ खर्च हुआ, 20 यहाँ खर्च हुआ, तो 70 प्लस 10 प्लस 20। यहाँ पर तो ऐसे पता कर लोगे, तो यहाँ पे कैसे पता करोगे? VL मिलने वाला वोल्टेज प्लस सीरीज में खर्च वोल्टेज प्लस आर्मेचर में खर्च वोल्टेज, जहाँ जहाँ खर्च हुआ है उसको जोड़ दो। उत्पन्न पूछा है तो जोड़ोगे, किसके साथ जोड़ोगे? लोड पर मिलने वाले वोल्टेज के साथ। IA RA प्लस ISC RSC। किसी को कोई दिक्कत, समस्या किसी प्रकार की? तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ पर आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज है, ये कहाँ सीरीज में खर्च वोल्टेज, किसके साथ जोड़ दिया है आपने? लोड पर प्राप्त होने वाले वोल्टेज के साथ। एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पर वोल्टेज खर्च हो रहा है, सिंपल सी बात है, जब उत्पन्न वोल्टेज पूछा है तो जो आपके पास है वोल्टेज उसमें खर्च को जोड़ दो, और जब आप लोगों से डिलीवर्ड वोल्टेज पूछा है अर्थात प्राप्त वोल्टेज पूछा है, तो ऐसी कंडीशन में उत्पन्न होने वाले में से खर्च को घटा दो। सिंपल सी बात है कि उत्पन्न कितना हुआ था, तो जो मिल रहा है उसमें जितने खर्च हुए उनको जोड़ दो। जब आपसे पूछा है प्राप्त कितना हुआ था, तो जो उत्पन्न हुआ है उसमें से घटा दो, क्योंकि उत्पन्न होने के बाद खर्च हुआ है तभी तो प्राप्त हुआ है। जब प्राप्त आपको पता है और खर्च पता है तो सबको जोड़ के उत्पन्न पता कर सकते हैं, तो यही किया है मैंने। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखो थोड़ी सी, जब कभी फॉर्मूलेज आने की बात आती है तो फॉर्मूलेज को कई प्रकार से लिखा जा सकता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी इसमें, लेकिन फिर भी आती है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करके आपके सामने अभी सॉल्व कर देता हूँ कि आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए ये चीज़ कि Eg बराबर VL प्लस। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर IA है और यहाँ पर ISC है, लेकिन मैंने क्या कहा है यहाँ पर देखो, ऊपर देखोगे IA और ISC क्या है, बराबर, बिकॉज ये दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है, बराबर। और बराबर होने के कारण हम उसे कॉमन ले सकते हैं किसी भी एक चीज़ को। मान के चलो IA कॉमन ले लिया मैंने, तो RA प्लस RSC, ये लो कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, अब कुछ भी नहीं, IA कॉमन आ गया, खोलेंगे तो यही आ जाएगा कि सब फिर तो IA ही मल्टीप्लाई हुआ। अरे IA तो हम लोगों ने लिखा है, उसकी तो कोई वैल्यू होगी, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, जो तो फिक्स ही रहनी है कि नहीं। जो ISC की वैल्यू है वही IA की वैल्यू है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। IA लिख दूंगा यहाँ पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये ISC लिख दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्रेणी क्रम में दोनों का मान बराबर है। ISC है उतना ही IA है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। अब देखो VL याद करना चाह रहा हूँ, लोड पर जो वोल्टेज प्राप्त करोगे वो कैसे करोगे दोस्तों, बताओ कैसे करोगे। कि सर लोड पर तो प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त कब होगा, जितना उत्पन्न हुआ है उसमें से जितना खर्च हो रहा है उसको घटा दो। तो बताओ उत्पन्न कितना हुआ था, Eg, खर्च कितना हुआ है, सबसे पहले IA इंटू R, उसके बाद ISC इंटू RSC, मतलब पहले आर्मेचर पर खर्च हुआ, जहां जहां प्रतिरोध है वहां खर्च होता है। क्या साहब इधर खर्च नहीं होता क्या, अरे मेरे भाई इधर ये समांतर में है तो वो तो यहाँ पर मिल रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। समांतर का नहीं, इधर का नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये इधर वोल्टेज लोड वोल्टेज के बराबर रहेगा, एक ही ब्रांच का ऐड होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां पर अगर बात करेंगे हम लोग VL, तो कैसे याद करोगे, Eg माइनस IARA, पहले जोड़ा था आप घटा दीजिए, ISC RSC। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, और चाहूं तो मैं और भी आगे इसको सॉल्व कर सकता हूं। Eg माइनस IA और ISC यहां पर क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग, क्या नहीं, अगर इसको कोष्टक को खोलूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप लोग कह सकते हैं। एक बार और हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर Eg कैसे याद करेंगे कि प्राप्त होने वाले में से जोड़ दो जो खर्च हुआ है, ये खर्च हुआ है, ये खर्च हुआ है, जोड़ दिया, इधर कॉमन लिया है, RA बच गया, RSC बच गया। अगर मुझे VL याद करना है तो इसका या तो पक्षांतरण कर दो पूरे का, तो पक्षांतरण करेंगे तब भी ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, और या फिर वैसे कहना चाहते हो तो कैसे, VL कैसे, तो Eg माइनस IARA माइनस ISC RSC है, कि प्राप्त तो तभी होगा ना जब ड्रॉप होगा, है उत्पन्न हुआ, मान के चलो 100 वोल्ट, यहाँ 20 खर्च हुआ, यहाँ 10 खर्च हुआ, बचा कितना 70, तो 70 कैसे प्राप्त किया, 100 माइनस 20 माइनस 10, क्या नहीं, ये हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं उत्पन्न पावर, किसकी बात करते हैं, उत्पन्न पावर, डेवलप्ड पावर की। कैसे याद करोगे, उत्पन्न वोल्टेज इनटू उत्पन्न करंट। उत्पन्न पावर कैसे पता करोगे, उत्पन्न वोल्टेज इनटू उत्पन्न करंट। सभी जगह यही होता है, क्या नहीं होता, किसी भी जगह पर हम लोग बात करेंगे पावर की तो वोल्टेज और धारा को गुणा कर दोगे, तो उत्पन्न वोल्टेज और उत्पन्न पावर क्या होगी, सॉरी उत्पन्न करंट और उत्पन्न वोल्टेज का गुणनफल क्या होगा, उत्पन्न पावर। प्राप्त की अगर बात करें तो प्राप्त वोल्टेज इंटू प्राप्त करंट, कहने, अरे भैया प्राप्त कहां पर होगी, लोड पर, लोड लोड, ये हमारे घरों पर जो ट्यूबलाइट फैन वगैरह ये क्या है, लोड, यहीं पर तो प्राप्त होगी। किसी जनरेटर को अगर मैं चला रहा हूँ
और मेरे घर की लाइट जला रहा हूँ, तो घर की लाइट के लिए जो प्राप्त हो रही है पावर, वही तो प्राप्त पावर होगी। तो ऐसा तो है नहीं जितनी उत्पन्न हुई है वो पूरी की पूरी प्राप्त हो जाएगी, कुछ लॉसेज तो होंगे ना। तो उत्पन्न हुई मान के चलो 1000 वाट, लेकिन हम लोगों को जो यूज आई पूरी वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 वाट, तो 300 वाट के लॉसेज हो गए ना। किस रूप में हुए? वो जनरेटर के अंदर हो सकता है यांत्रिक इलेक्ट्रिकल लॉसेज के रूप में या कॉपर लॉसेज के रूप में हुए होंगे, लेकिन आप माइनस करोगे ना उनको, तभी तो आप लोगों को प्राप्त हुई है वो। तो देखो ये प्राप्त पावर कैसे होगी, VL इंटू IL। कैसे पता किया पावर कैसे पता किया आपने? वोल्टेज और करंट को गुणा कर दिया, वो हमारे पास क्या मिल गई? पावर है। डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई मत करना अभी, समझ रहे हैं मेरी बात? डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पर कहीं पे भी मैंने पावर फैक्टर की कोई बात नहीं की है। आगे देखिएगा, खर्च पावर। खर्च पावर कैसे निकालोगे बताइए? खर्च पावर का जो फॉर्मूला है ऐसे निकाल सकते हैं आप, उत्पन्न पावर माइनस प्राप्त पावर। किस रूप में होते हैं ये? कॉपर लॉसेज के रूप में होते हैं। तो कॉपर लॉसेज कहाँ कहाँ होंगे? आर्मेचर में IA स्क्वायर RA प्लस ISH स्क्वायर RSH प्लस ISE स्क्वायर RSE। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो बताइए। इस तरह से आसानी से आप लोग क्या पता कर सकते हैं? कॉपर लॉसेज पता कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से कॉपर लॉसेज पता कर सकते हैं। टोटल कॉपर लॉसेज इस तरह से खर्च पावर जो प्राप्त करेंगे बराबर आएंगे, ध्यान रखना। ऐसे पता कर लो, आप चाहो तो ऐसे पता कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बराबर कॉपर लॉसेज आते हैं। अब बताओ, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो, आर्मेचर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। उसका रीजन क्या है कि अगर शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने कम रखा तो ध्यान रखना करंट वहाँ जाती है जहाँ कम रेजिस्टेंस होता है। अब कम रेजिस्टेंस यहाँ अगर हुआ तो ज़्यादातर धारा इधर चली जाएगी, और ज़्यादा धारा इधर चली जाएगी तो लोड पर धारा पहुँचेगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम ये वाइंडिंग भी जल सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि धारा का मान ज़्यादा होगा। यहाँ पर कम इसलिए रखते हैं रेजिस्टेंस, और दूसरी बात हमारा लोड पर्पज पूरा नहीं होगा। समझ, मेन जो है इसको हाई रखने का कि यहाँ पर करंट कम जाए, लॉसेज कम हो और हमारा लोड पर जो पर्पज है इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने का वो पूरा हो जाए और लोड पर मैक्सिमम धारा डिलीवर्ड हो। दूसरी बात, इनका कम रखने का रीजन क्या है? इनका कम रखने का रीजन ये है कि अगर जितनी भी धारा लोड पर जाएगी वो डेवलप तो आर्मेचर से ही होनी है, और अगर आर्मेचर से ही डेवलप होकर वो लोड धारा जाएगी या लोड करंट जाएगी, क्योंकि लोड पर धारा कहाँ से आएगी? वही जितनी भी धारा है वो तो आएगी तो आर्मेचर से ही, और आर्मेचर में जो धारा डेवलप होगी वही सीरीज में जाएगी नहीं जाएगी। अगर मान के चलो वो 50 एम्पियर हो रही है या 100 एम्पियर हो रही है या 20 एम्पियर हो रही है, जितनी भी हो रही है वो टोटल के टोटल आर्मेचर में डेवलप हो रही है, यह आर्मेचर से ही हो जा रही है। और यही नहीं, इधर की भी धारा जो जाएगी शंट में भी जाएगी, वो भी आर्मेचर से ही जाएगी। तो आर्मेचर में यदि रेजिस्टेंस हाई होगा और धारा का मान उच्च हो गया तो ऐसी कंडीशन में आर्मेचर जल जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आर्मेचर जल जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आर्मेचर जले नहीं और लॉसेज भी कम हो, ध्यान रखना। दूसरी बात, जलेगा भी नहीं तो लॉसेज भी ज़्यादा होते हैं I स्क्वायर R के अकॉर्डिंग, तो धारा ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है तो लॉसेज भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए दोनों पर्पजों के, दोनों रीजनों के कारण इनका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है? लो रखा जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। आर्मे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी लो रखा जाता है सीरीज फील्ड का, और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी क्या रखा जाता है? लो रखा जाता है। शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा क्या रखा जाता है? हाई रखा जाता है। शंट फील्ड वाइंडिंग उसे कहते हैं जो आर्मेचर के समांतर में कनेक्टेड रहती है, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग उसे कहते हैं जो आर्मेचर के सीरीज में या लोड के सीरीज में कनेक्टेड रहती है। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आर्मेचर के सीरीज में और पहले पिछले जो जनरेटर में हमने पढ़ा था वो लोड के सीरीज में कनेक्टेड थी। किसी को कोई समस्या
किसी यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं पढ़ोगे, आगे मैं कम्युलेटिव और डिफरेंशियल को आप लोगों को सामने समझाऊंगा, और कम्युलेटिव डिफरेंशियल जहाँ पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इनके यूजेज, यहाँ इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मतलब कि इनके उपयोग कहाँ क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अभी आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को बाद में उतारने में दिक्कत ना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। धन्यवाद। आगे हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। क्या देखेंगे? न्यूमेरिक। दोस्तों एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। किसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर रेजिस्टेंस बनाम सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस 0.5 ओम और शंट फील्ड रेजिस्टेंस 200 ओम है यदि फुल लोड पर $200 वोल्ट वोल्टेज पर 20 एम्पियर का लोड करंट प्राप्त हो रहा है तो खर्च वोल्टेज उत्पन्न ईएमएफ और तीसरी खर्च पावर याद करो। खर्च पावर याद करो। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसके डायग्राम बना लेता हूं आप लोगों के सामने ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ऐसा जनरेटर है ये, क्या कहना चाह रहा है जनरेटर कि आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये रेजिस्टेंस सीरीज 0.5 है, यहाँ पर 200 ओम है, यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है लोड वोल्टेज वो 200 वोल्ट है, और यहाँ करंट मिल रही है वो है 20 एम्पियर। कितनी करंट मिल रही है? 20 एम्पियर। ये कह रहा है कि खर्च वोल्टेज कितना होगा। देखो दोस्तों खर्च वोल्टेज याद करने के लिए भी यहाँ पर खर्च वोल्टेज निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो मिलेगा वो हम लोगों को मिल जाएगा। कहने का मतलब दूसरा तरीका ये है कि उत्पन्न वोल्टेज पता लग जाए और तो इस वोल्टेज को उसमें से घटा दो, खर्च वोल्टेज पता लग जाएगा।
तो सबसे पहले आप लोग उत्पन्न वोल्टेज याद करो। तो उत्पन्न वोल्टेज जो आपसे पूछा Eg बराबर VL प्लस IaRa प्लस IscRs। अब दोस्तों देखो, आपके पास क्या है, लोड वोल्टेज है। क्या है? लोड वोल्टेज। क्या आप लोगों को Ia दे रखा है? नहीं दे रखा। ये भी नहीं दे रखा। तो अगर यहाँ पर वोल्ट धारा दे रखी होती, ISH दे रखा होता, तो दोनों को जोड़ देते, Ia पता लग जाता। Ia कैसे पता लगता? ISH प्लस IL है। यहाँ से जो धारा गई है वही धारा तो दो जगह बटी है। इस धारा को और इस धारा को जोड़कर Ia पता कर लेते, लेकिन IL तो दे रखा है 20, लेकिन ये तो दे नहीं रखा। तो ये याद करो सबसे पहले। इसका सूत्र बताया था मैंने, VL अपॉन RSH। VL कितना है? लोड वोल्टेज कितना बताओ? 200। क्या साहब इसमें क्यों भाग दे रहे हो? क्योंकि यही वोल्टेज तो इधर रहेगा, समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है 200। रेजिस्टेंस भी 200 है, तो कितना आ गया बताओ? 1 एम्पियर। आ गया नहीं आ गया? तो Ia निकाल लो। Ia कितना हो जाएगा? ISH1 और ये IL कितना? 20। तो कितना हो गया? 21 एम्पियर। कितना हो गया? 21 एम्पियर। कहने किसी को कोई प्रॉब्लम? 21 एम्पियर की धारा हुई आर्मेचर के ऊपर, क्योंकि 1 एम्पियर इधर, 20 एम्पियर इधर, जोड़ दिया 21 एम्पियर। और 21 एम्पियर की होगी सीरीज पर, क्योंकि धारा का मान दोनों क्रम में बराबर होता है। तो Eg बराबर VL कितना बताओ? 200 प्लस Ia कितना है? 21। Ra कितना है? 1। Isc कितना है? 21। और Rsc कितना है? 0.5। क्यों है 21? क्योंकि Ia और Isc बराबर होते हैं दोनों, क्या नहीं होते? किसी को कोई समस्या आ रही है? तो 200 प्लस 21 प्लस 10.5, क्योंकि 21 गुणा 0.5 किया तो 10.5 आएगा। बिल्कुल। कितना आ गया? 231.5। ये आप लोगों के पास क्या आ गया? Eg उत्पन्न। अब खर्च वोल्टेज निकालना चाहो तो ऐसा करो, Eg में से VL घटा दो, क्या नहीं? यही होगा। अरे मुझे बताओ, 231.5 उत्पन्न हुआ, यहां पर मिला 200, तो 31.5 खर्च हो गया ना। निकाल लो। क्या नहीं? ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा भी तरीका है इसको खर्च वोल्टेज याद करने का। क्या है? टोटल खर्च वोल्टेज निकालने का सूत्र एक और है। कैसे निकालोगे खर्च वोल्टेज? ऐसे कह सकते हो, वोल्टेज I इंटू आर होता है। I कितनी है इस ब्रांच में? 21 है। और R कितना है? 1.5, क्योंकि सीरीज में है दोनों। तो कितना हो जाएगा? वही 31.5। 31.5 वोल्ट। क्या दिक्कत आई बताओ? वही कितना हो जाएगा? 31.5 वोल्ट। किसी को कोई समस्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आसानी से निकाल सकते हैं दोनों तरीके से। खर्च वोल्टेज ऐसे भी निकाल सकते हैं, खर्च वोल्टेज इससे भी निकाल सकते हैं। ये धारा कौन सी है? इस ब्रांच में, क्योंकि इस ब्रांच में ही खर्च हो रहा है, बाकी का इधर तो मिल रहा है। अब बात आती है खर्च पावर। खर्च पावर निकालने का फॉर्मूला दो है आप लोगों के पास, या तो कॉपर लॉसेज याद कर लो या उत्पन्न पावर याद कर लो। उत्पन्न पावर अगर याद कर लो आप लोग, उत्पन्न पावर बेटर रहेगा। उसका रीजन क्या है कि उत्पन्न पावर भी निकालना आप लोग सीख जाओगे। या कॉपर लॉसेज से निकाल सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। कॉपर लॉसेज से निकाल सकते हो या फिर आप लोग उत्पन्न पावर से भी निकाल सकते हो, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, उत्पन्न पावर अगर याद करें तो उत्पन्न वोल्टेज इंटू उत्पन्न करंट। उत्पन्न वोल्टेज कितना बताओ? कितना है उत्पन्न वोल्टेज?
दिख रहा है आपको 231.5। करंट कितना है? आर्मेचर पर जो करंट होता है वही उत्पन्न करंट होता है, ध्यान रखना। आर्मेचर पर जो करंट होगा वही उत्पन्न करंट होगा। कितना है आर्मेचर पर? 21। क्योंकि आप लोगों ने कहा ना आर्मेचर पर धारा कितनी होगी? 21। तो कितना हो गया? 4861.5। 4861.5 वाट। ये पावर हमारी क्या हुई? उत्पन्न। इतनी पावर क्या होगी है? उत्पन्न पावर होगी है। अब आपको खर्च निकालना है तो खर्च के लिए आपको प्राप्त पावर भी पता होनी चाहिए। प्राप्त पावर VL इंटू IL। VL कितना है? 200। IL कितना? 20। कितना हो गया? 4000 वाट। तो खर्च निकालने में शायद अब समस्या नहीं आएगी। खर्च पावर 4861.5 में से 4000 घटा दोगे 861.5 वाट। और चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से? इधर देखिएगा किस तरीके से। ये मैं आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं वापस से लिख देता हूँ। BL प्लस IARA प्लस ISC RSC। दूसरा तरीका क्या है? कॉपर लॉसेज याद करने का। कॉपर लॉसेज के थ्रू याद कर सकते हो आप लोग। कॉपर लॉसेज का सूत्र क्या होता है? वैसे भी IA स्क्वायर RA प्लस ISH स्क्वायर RSH प्लस ISC स्क्वायर RSC। ऐसे भी पता कर सकते हैं। इसमें वैल्यू रख के भी आप लोग करोगे तो उतना ही आएगा 861.5। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का क्या हुआ? शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का एक ही सवाल हुआ। फटाफट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेसिकली दोस्तों इस तरह के सवाल 90 पूछे नहीं जाते हैं। आप लोगों से पूछेंगे सीरीज में कितना वोल्टेज खर्च होगा, शंट में कितना वोल्टेज खर्च होगा, आर्मेचर में कितना वोल्टेज खर्च होगा, या फिर खर्च पावर क्या होगी। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। एक छोटा सा सवाल कीजिएगा। किसी DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में फुल लोड करंट फुल लोड आर्मेचर करंट 20 एम्पियर है यदि फुल लोड पर आर्मेचर वोल्टेज 20
250 वोल्ट, तथा लोड वोल्टेज 210 वोल्टेज हो तो आर्मेचर प्रतिरोध याद करो। यदि श्रेणी फील्ड का रेजिस्टेंस 0.8 ओम है, 0.8 ओम है। कोशिश करो दोस्तों करने की। बहुत नॉर्मल सा सवाल दिया मैंने ये आप लोगों के सामने। दोस्तों आप लोगों से आर्मेचर का रेजिस्टेंस पूछा है, सवाल को मैंने बिल्कुल बना के दिया है। कोई सवाल ऐसा नहीं है बुक से लिया है, मैंने अपने स्तर से सवाल को बना के एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को बनाया आपके सामने, जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। किसी डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में फुल लोड पर आर्मेचर की जो धारा है वो 20 एम्पियर है। कितनी है? 20 एम्पियर। समझ रहे हैं मेरी बात? आर्मेचर पर धारा कितनी है? 20 एम्पियर। यदि फुल लोड पर आर्मेचर वोल्टेज 250 वोल्ट है, कितना है? आर्मेचर पर जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो कितना है? 250 वोल्ट। और लोड पर जो मिल रहा है वोल्टेज वो 210 है। तो कितना खर्च हो गया वोल्टेज बताओ? 250 उत्पन्न हुआ, 210 प्राप्त हुआ, खर्च कितना हो गया? 40 वोल्टेज खर्च हो गया। खर्च कहाँ होता है? रेजिस्टेंस के कारण खर्च होता है। तो कौन से रेजिस्टेंस के कारण खर्च हुआ है? आपको पता है लॉन्ग शंट जनरेटर है ये। लॉन्ग शंट का मतलब एक यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग थी और एक आर्मेचर वाइंडिंग थी, दोनों पर रेजिस्टेंस होने की वजह से ये खर्च हुआ है। क्या नहीं हुआ है? मान के चलो यहाँ पर वोल्टेज था 250 वोल्ट और यहाँ पर वोल्टेज था 210। तो खर्च वोल्टेज क्या है? खर्च वोल्टेज है 250 और 210, 40 वोल्ट खर्च हुआ है। कितना खर्च हुआ? 40 वोल्ट हुआ या नहीं हुआ? वोल्टेज जो टोटल खर्च हुआ है वो कितना हुआ है? 40 वोल्ट। किस पर खर्च हुआ है? अब देखो, खर्च उत्पन्न से लेकर यहां से प्राप्त है तो खर्च इस पे ही हुआ है, इन दोनों पे ही खर्च हुआ है। क्या नहीं हुआ? आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यहां पर खर्च वोल्टेज 40 वोल्ट है और यहां पर जो धारा है वो आप लोगों को पता है आर्मेचर धारा कितनी है? 20 एम्पियर। होगी या नहीं होगी? आप लोगों को ये बिल्कुल पता है। तो मुझे यहां पर कुल प्रतिरोध क्या है ये हम लोगों को नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा है आर्मेचर प्रतिरोध क्या है। तो आप लोगों को पता होना जरूरी है ये चीज कि इसमें कुल प्रतिरोध जो होगा ना वो क्या होगा? आर्मेचर प्रतिरोध प्लस सीरीज का प्रतिरोध। होगा या नहीं होगा? यही होगा, यही होगा ना। अगर मुझे सीरीज का प्रतिरोध दे रखा है और टोटल प्रतिरोध पता लग जाए तो आर्मेचर प्रतिरोध पता कर सकते हो क्या? नहीं तो टोटल प्रतिरोध पता करने में तो शायद आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। टोटल प्रतिरोध याद करने का सूत्र क्या होता है? टोटल प्रतिरोध याद करने का सूत्र है R बराबर V अपॉन I। कहां पर? इस ब्रांच में टोटल वोल्टेज कितना खर्च हुआ है? कितना वोल्टेज है बताओ? 40 वोल्ट। I कितनी है? 20। कितना हो गया? 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस RT की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। और RA की वैल्यू पूछी है और RSC की वैल्यू कितनी है? 0.8 ओम। अब बोलिए RA का मान कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0.8 बराबर 1.2 ओम। बताइए क्या दिक्कत आ रही है? हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो बता, दोबारा से समझ लो। इस ब्रांच में टोटल आर्मेचर और यहाँ पर टोटल खर्च कितना हो गया? 40। क्यों खर्च हो गया? 250 उत्पन्न हुआ था, 210 मिल रहा है, 40 खर्च हुआ। दोनों पे मिलके खर्च हुआ है ना,
दोनों पर मिल के खर्च हुआ है और दोनों में धारा कितनी है, दोनों पर खर्च हुआ 40, धारा है 20, 20 का 40 में भाग दिया तो 2 ओम का रजिस्टेंस पे ही तो खर्च हुआ है वो। एक बात ध्यान रखना, वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखी है, तो वोल्टेज करंट दे रखा है तो रजिस्टेंस निकालने में क्या दिक्कत है। इस ब्रांच का रजिस्टेंस कहीं पर भी 2 मान दे रखे हैं तो तीसरी वैल्यू पता कर सकते हैं। 2 मान क्या दे रखे हैं, वोल्टेज और रजिस्टेंस तो दे रखा है आप लोगों को, वोल्टेज और करंट तो दे रखा है। वोल्टेज में करंट का भाग दो, रजिस्टेंस अपने आप ही निकल आएगा, और रजिस्टेंस जब निकल आया किसका, टोटल, तो एक रजिस्टेंस तो ऑलरेडी पता है आपको कितना है, 0.8, कितना है 0.8, तो दूसरा टोटल रजिस्टेंस भी पता भैया। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 प्लस R2, ये पता है तो घटा दो उसको, RT बराबर RA प्लस RSC, तो RSC पता है तो RA निकाल, और RT पता है तो RA निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आई। दैट्स ऑल दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये क्या होगा हमारा, शॉर्ट शंट भी पढ़ लिया हम लोगों ने, लॉन्ग शंट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, कब कम्युलेटिव कहते हैं, कब डिफरेंशियल कहते हैं, कैसा होता है, कहाँ उपयोग आता है। समझ रहे हैं मेरे बात, इन दोनों को ही, शॉर्ट शंट को भी लॉन्ग शंट को भी, दोनों भागों में डिवाइड किया गया है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो आप लोगों को किस तरीके से पढ़ा रहा है। हो सकता है मैं डायरेक्ट कम्युलेटिव डिफरेंशियल ही डायरेक्ट ही पढ़ा देता, लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट की बात ही नहीं करता, डायरेक्ट ही बोल देता कम्युलेटिव होता है डिफरेंशियल होता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग टीचर्स, अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग बुक्स के ऊपर, है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, किसी और का तरीका अलग है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है। अभी मैंने इसके ना तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, ना ही और किसी चीज़ की बात की है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करेंगे हम लोग तो अलग से कर लेंगे उनकी बात, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इनके बारे में हम लोगों को बात करना है, जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, और अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। धन्यवाद। बाकी का हम लोग मिलते हैं दूसरा नया वीडियो लेकर इसी टॉपिक का। और दोस्तों एक फिजिक्स की क्लासेज चलाना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा फिजिक्स की क्लासेज से संबंधित। तो मैं आप लोगों से यही पूछ रहा था कि एनटीपीसी वगैरह के जो दोस्त वगैरह देते हैं एग्जामिनेशन, तो फिजिक्स की क्लास विनोद निमरोट नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने 2 दिन स्टार्ट की थी। अगर आपका सपोर्ट रहेगा और आपका वो रहेगा तो विनोद निमरोट के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है अपना, उसको हम लोग रन कर लेंगे, जिसमें लगभग 1000-1200 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, उसको रन कर लेंगे। उसमें फिजिक्स की क्लासेज भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा और जीके की क्लासेज भी प्रोवाइड करवा दूंगा। कोशिश रहेगी आप लोगों को बायोलॉजी की भी क्लासेज उसके ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाए। जीके 2 प्रकार का, एक राजस्थान जीके पे प्रोवाइड करवा देंगे, उसके ऊपर राजस्थान जीके आपको टेक्निकल हेल्पर में काम आएगा, और राजस्थान जीके का अब इंडियन जीके भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। करंट अफेयर की अगर बात करते हैं तो 10-20 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आप लोगों को बता दिए जाएंगे। तो वो तो वीकली क्लासेस का शेड्यूल सेट कर लिया जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो लेकिन वो तब जब आप लोग एक बार कमेंट करके और उसके बारे में आप लोग अपनी राय दें कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी का तो टेक्निकल का तो प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। मैंने आप लोगों से सर क्वेश्चन सेशन की बात की थी, वो क्वेश्चन सेशन और चालू करना है, जो शाम को 9 बजे क्वेश्चन सेशन होगा। सभी खाना वाना खा के 8 बजे तक 9 बजे तक फ्री हो जाएं और 9 बजे फिर क्वेश्चन सेशन चालू करते हैं। 10-11 बजे तक अपन क्वेश्चन सेशन को लेकर चलेंगे 1-1.5 घंटे, और रात में पढ़ने का भी मूड रहेगा आप लोगों का। तो धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं।